बेटा मैंने आपको बताया था कि फ्रांस में 3 कैटेगरी थी समाज की, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। वहाँ की सामाजिक व्यवस्था बहुत ही दयनीय थी। मैंने आपको पहले बताया था कि सामाजिक व्यवस्था में जो थर्ड स्टेट के लोग थे उनको समाज में कोई भी अधिकार नहीं था और उनकी जिंदगी एक गुलामों की तरह थी, गुलामों से भी बदतर जिंदगी थी। तो फ्रांस में एक संवैधानिक राजतंत्र बन गया था जब बना 1791 में, तो उसमें संविधान का एक प्रारूप तैयार किया। इसका मुख्य उद्देश्य था सम्राट की, राजा की, जार लुई 16वां की शक्तियों को सीमित करना। एक व्यक्ति के हाथ में जब पावर आ जाती है उसको ही हम तानाशाही भी कहते हैं। जैसे इटली में आपने पढ़ोगे, आपको बताया जाएगा जैसे इटली में हिटलर तानाशाह था, ऐसे ही एक व्यक्ति के हाथ में सरकार वहां पर थी। लेकिन राजतंत्र में अब इन शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं पर विभाजित कर दिया, बांट दिया। मतलब प्रजातंत्र की जो बेटा सरकार के 3 अंग होते हैं, लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका में विभाजित कर दिया गया फ्रांस में। इस प्रकार फ्रांस में एक संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। और नई राजनीतिक व्यवस्था कैसे काम करती है? 1791 के संविधान से कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया गया और नेशनल असेंबली जो इनडायरेक्ट रूप में चुनी जाती थी, सर्वप्रथम नागरिक एक निर्वाचित समूह का चुनाव करते थे जो असेंबली के सदस्यों को चुनते थे। वहां नागरिकों को मतदान देने का अधिकार नहीं था। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले पुरुषों को मतदान देने का अधिकार दिया गया था फ्रांस में। ये केवल फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोगों को प्राप्त था, थर्ड स्टेट के लोगों को ये अधिकार से भी वंचित किया गया था। और महिलाओं को भी ये अधिकार वहां पर नहीं दिया गया। इसके साथ साथ संविधान पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ था। जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानूनी बराबरी के अधिकार को नैसर्गिक अधिकार के रूप में माना गया। प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता है। और इस अधिकार पत्र को पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र कहते हैं फ्रांस में। उसमें क्या था प्रमुख पॉइंट? आदमी स्वतंत्र पैदा होता है, स्वतंत्र रहते हैं और उनके अधिकार समान होते हैं। हर एक राजनीतिक संगठन एक लक्ष्य आदमी के नैसर्गिक अधिकारों की संरक्षण रखना है। ये अधिकार स्वतंत्रता, संपत्ति और सुरक्षा, शोषण के विरुद्ध अधिकार था। संभू प्रभुता का स्रोत राज्य में निहित है। कोई भी समूह व्यक्ति ऐसा अनाधिकार प्रयोग नहीं करेगा जिससे जनता की स्वीकृति ना हो या जनता का अहित हो। ध्यान से सुनो बेटा, स्वतंत्रता का आशय ऐसे काम करने की शक्ति से है जो औरों के लिए नुकसानदेह ना हो। अर्थात स्वतंत्र हैं तो चाहे वो फर्स्ट स्टेट का है, सेकंड का है, थर्ड का है, तीनों स्वतंत्र है। जितनी भी जनता फ्रांस की है सब स्वतंत्र है, ऑल आर इक्वल। जैसे आज हमारे देश में देखते हैं, यही राइट हमारे डेमोक्रेसी के राइट हैं और यही अधिकार आज हमारे देश में भी लागू हैं। समाज के लिए किसी भी हानिकारक कृत्य पर पाबंदी लगाने का अधिकार कानून के पास है और कानून समान इच्छा की अभिव्यक्ति है। सभी नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से भाग लेने का अधिकार है। सरकार में कानून के जरिए सभी नागरिक समान हैं। कानून प्रक्रिया के बाहर किसी भी व्यक्ति को न दोषी ठहराया जा सकता है, न गिरफ्तार और नजरबंदी किया जा सकता है। जबकि इससे पहले ये काम वहां होता था। राजशाही जब से जार 16 की, लुई 16वां की। लेकिन नए कानून के तहत कोई भी आदमी दोषी तब तक नहीं होता है। बेटा आज भी यही है,
कोई भी आदमी दोषी तब तक नहीं माना जाता है जब तक उसके क्राइम को न्यायपालिका सिद्ध न करे और दंड न दे, तभी वो सजा पाया भी होगा, तभी वो व्यक्ति दोषी भी ठहराया जाए। प्रत्येक नागरिक बोलने, लिखने और छापने के लिए प्रेस मतलब प्रेस की आजादी से मतलब है छापना। प्रत्येक नागरिक बोलने, लिखने और छापने के लिए आजाद है, लेकिन एक कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऐसी सूचना के दुरुपयोग की जिम्मेदारी भी उसी की होगी। सार्वजनिक सेना तथा प्रशासन के खर्च चलाने के लिए एक समान टैक्स लगेगा पूरी जनता पर, चाहे वो फर्स्ट स्टेट हो, सेकेंड स्टेट हो और थर्ड स्टेट हो। सभी नागरिकों पर उनकी आय के अनुसार, इनकम के अनुसार टैक्स लगाया जाएगा। संपत्ति का अधिकार एक अनुल्लंघन अधिकार है, किसी भी व्यक्ति को इससे वंचित नहीं किया जा सकता है जब तक कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत सार्वजनिक आवश्यकता के लिए संपत्ति का अधिकार अनावश्यक ना हो। आज आप जानते हैं हमारे देश में भी जब संविधान लागू हुआ, हम स्वतंत्र हुए 1950 में संविधान लागू हुआ, हमको 7 मूल अधिकार दिए गए थे, लेकिन 7वां जो मूल अधिकार है राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, आज उस पर भी हमारे देश में रोक लगा दी गई है। इसी के परिणाम स्वरूप आज सभी लोग जो टैक्स के अंदर आते हैं, जिनकी इनकम ज्यादा है, वो इनकम टैक्स को पेड करते हैं और ये सरकार की इनकम भी है। इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। और इसके साथ साथ जो राष्ट्रीय प्रतीक थे, आपको मालूम है जब वहां पर जनता को समान अधिकार प्राप्त हुए, ये टूटी हुई जंजीरें बेटा इसमें दिख रही है, ये दासों के को बांधने के लिए प्रयोग में लाया जाता था, लेकिन ये टूटी हुई है, अर्थात गुलामी से मुक्ति मिल गई है, सभी लोग समान है। छड़ों का बर्छीदार ग्रह है, एक सुंदर, ये दिख रहे होंगे गट्ठर बांधा हुआ, गट्ठर कर बांधा हुआ एक साथ जिसको बांधा जाता है, और इसको एक को तो हम सिंगल तोड़ देते हैं, लेकिन सब साथ एक साथ बांध कर रखेंगे, उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल होगा। इसका मतलब है यूनिटी। अगर हम सब लोग यूनिटी में रहेंगे, एकता में रहेंगे, तो देश आगे बढ़ेगा, देश शक्तिशाली होगा। त्रिभुज के अंदर की रोशनी बिखरती एक आंख का चिन्ह दिखाई दे रहा है आपको, ये सर्वदर्शी आंख का ज्ञान का प्रतीक है, अर्थात स्कूल, शिक्षा सबके लिए, सबको पढ़ने का अधिकार है। राजदंड देने के लिए एक मुद्गर दिखाया गया है, देखते होंगे आप इसको, अधिकतर लोग कपड़े धोने में भी यूज करते हैं, मुद्गर कपड़ों को धोते हैं। शाही सत्ता का प्रतीक था, इससे थर्ड स्टेट के लोगों को दंड दिया जाता था। अपनी पूंछ के मुंह में लिए सांप, पूंछ को मुंह में लिए सांप है, इसका मतलब है समानता का प्रतीक। अंगूठी का कोई छोर नहीं होता बेटा, अंगूठी समान होती है, समानता का प्रतीक है। लाल फ्राइजियन टोपी, ये जब दास प्रथा से मुक्ति मिली, दासों द्वारा उनको स्वतंत्रता प्राप्ति हुई, उनसे पहने जाने वाली टोपी थी ये, अर्थात अब कोई दास नहीं है। नीला, सफेद, लाल